You are currently the only person in this conference. Good morning, sir. Sir, your voice is not audible. इमरान म्यूट पे रहो यार। मुकेश सर, हेलो सर मैं ये कह रहा था ना कि मैं स्कॉलरशिप नहीं कर पाऊंगा। क्या जी? सर मैं कह रहा था ना, बिजनेस बनाने के लिए आया हूँ, मतलब आज मेरा एग्जाम है सेमेस्टर का, तो मैं क्लास वगैरह नहीं कर पाऊंगा। आज क्लास नहीं ले पाओगे ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा था ना सर कि मैं सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आया हूँ, मेरा अटेंडेंस बना दीजिए क्योंकि मेरा एग्जाम है, मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। आज नहीं ले पाओगे ना, यही तो कह रहा हूँ, आज नहीं ले पाओगे ना। हाँ, आज क्लास नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम है आज। हाँ कोई बात नहीं है, वीडियो के थ्रू चले जाना, बाद में वीडियो के थ्रू देख लेना। ठीक है, तो मेरा अटेंडेंस बना दीजिए बस।
तो वो तो खुद हो गया ऑटोमेटिक, जैसे आप आ गए हो गया अटेंडेंस मार्क, जैसे ऑनलाइन ज्वाइन किया आपने। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ओके अब ओके, लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है। डेक्स पढ़ेंगे, डेक्स की बात चल रही थी राइट। लास्ट टाइम पे डेक्स हम लोगों ने कितना देख लिया था, क्या किया था डेक्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे? Aggregate functions and integers functions like देख लिए थे थोड़े। sum max min, sum max x, min x, average x। ऑनलाइन लास्ट टाइम क्या डेक्स पढ़ा था आप लोगों ने, डेक्स में क्या पढ़ लिया? चलो पूछ लेता हूँ। एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ लिए, सम मैक्स मिन काउंट ये सब देख लिया ना। उसके बाद इटरेटर फंक्शन में देख लीजिए कि सम एक्स, एवरेज एक्स, मैक्स एक्स, ये देख लिया ना। इसके अलावा मैंने आपको कैलकुलेट बता दिया। कैलकुलेट के अंदर आप लोग जो एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं प्लस एक फिल्टर लगा सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने फिर आपको सिलेक्ट वैल्यू बता दिया। ठीक है, जैसे आप लोगों को वो लगवाया था एक नरेशन लिखना बता दिया था। कल तक हमने कस्टम करके लिखा था कोपायलट से, है ना, एआई टू एआई विजुअल वाले से। बाकी मैंने आपको लिखना भी बता दिया था एक, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो सिलेक्ट वैल्यू, तो वो भी था। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, चलो देखते हैं आगे कंटिन्यू। ये जितने आपने पढ़े इनसे आपने क्या बनाया, इनसे आपने मेजर्स बनाए, है ना, इनसे आप लोगों ने मेजर्स बनाए। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, डेक्स के यूज करके ना आप लोग कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, हालांकि एक बात बता दूं मैं आपको कि जो कॉलम आप लोग बनाते हैं इसके अंदर, डेस्कटॉप पर डेक्स 3 नाम से सेव कर लेते हैं, डेक्स 3 के नाम से। जो आप लोग बनाते हैं ना इसके ऊपर, मतलब जो भी आप लोग जो है वो कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कॉलम जो भी आप कॉलम बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग डेक्स इन योर पावर क्वेरी ना, पावर बीआई ना, तो वो कॉलम आपके पास पावर क्वेरी एडिटर में शो नहीं होते। इवन ना मेजर्स, ना वहां बनाए हुए टेबल्स, ना कुछ, ना कॉलम, वो वहां शो नहीं होते क्योंकि वहां यूज भी नहीं है। वहां पे काइंड ऑफ देखा जाए तो वहां यूज भी नहीं है उसका, है ना, इसलिए वहां तो नहीं दिखाई देते बस आपके पास, क्योंकि वो यूज तो पावर बीआई के अंदर ही होना ना एट दी एंड, तो वहीं सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई में ही दिखाई देते हैं। बट यहाँ ये है कि आप लोग बाय यूजिंग डेक्स भी आप लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग बताया था डेक्स का जो है वो 3 तरीके से आप लोग यूज करते हैं, कि उसका आप लोग उसका यूज करते हैं आप लोग मेजर बनाने में, दूसरा उसका यूज करते हैं आप लोग कॉलम बनाने में, और तीसरा उसका यूज करते हैं आप लोग टेबल्स बनाने में। तो टेबल भी बना सकते हैं आप लोग, है ना, पावर टेबल्स बनानी है, कोई कैरेट टेबल बनानी है कोई आपके पास, तो इस तरह टेबल बनती है। तो टेबल के एग्जांपल लेंगे जब मैं आपको सिखा दूंगा। वेल, मेजर आपको आ गया बनाना, हम लोग थोड़े से देखते हैं कि कॉलम कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दे रखा है, राइट ना, और इसके अलावा आपको यूनिट छूट दे रखा है, राइट, और आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा कॉलम बनाए जिसके अंदर आप लोग ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट दिखा सके, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट, राइट। लेकिन ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और यूनिट सोल्ड, इन दोनों कॉलम की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसको आप उसमें भी कर सकते हो, पावर क्वेरी में, कि यहाँ गए आप लोग टास्क डेटा किया, यार यूनिट सोल्ड, यार मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से ऐड कॉलम में गए, कस्टम कॉलम गए, कस्टम कॉलम में आपने बोल दिया व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट, राइट ना। और यहाँ पे बता दिया कि भाई एक काम करो, यहाँ से यूनिट सोल्ड ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से, ये बन गया ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग। सेव करेंगे इसे।
तो ये आपको आपके पावर बीआई के अंदर दिखाई देगा लास्ट के अंदर ये रहा, ठीक है। बट आप इस सेम कॉलम को बाय यूजिंग डेक्स भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल, इस टेबल व्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कॉलम। आप सिंपली न्यू कॉलम पे क्लिक कर लो और यहाँ आप लोग बना लो। आप लोग क्या बनाना चाहते हो? आप बनाना चाहते हो ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट यूजिंग डेक्स, ठीक है ना। इक्वल टू देखिए कैसे बनाएंगे आप लोग। करना क्या है, दो कॉलम की मल्टीप्लाई तो करनी है बस, है ना। तो कुछ करना ही नहीं, बस यूनिट सोल्ड वाला कॉलम ले लो आप लोग, यहाँ पे लिखो आप लोग कि यूनिट सोल्ड वाला कॉलम है मेरे पास, यूनिट सोल्ड ये रहा, इसके मल्टीप्लाई करनी मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट से, ये रहा आपके पास, बन गया। एंटर कर दो, लास्ट में देखो कॉलम बन गया और बिल्कुल सेम है ना, देखो ऐसा बना लेंगे, राइट ना, बस बन गया। लेकिन अगर आप मैं यहाँ से कहूँ कि इसको क्या करो, इसको ओपन करो आप लोग पावर क्वेरी एडिटर में, तो यहाँ पावर क्वेरी एडिटर से जो आपने कॉलम बनाया था वो तो अवेलेबल है देखो, लेकिन दूसरा का है। तो विद द हेल्प ऑफ द डेक्स जो भी आप लोग कॉलम ये मेजर बनाते हो उसको आप लोग पावर क्वेरी एडिटर में नहीं देखते और पावर क्वेरी एडिटर में उनका काम भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको जरूरत पड़ रही है यहाँ देखने की ना, तो फिर पावर क्वेरी एडिटर का यूज करके ही उसे बनाओ, क्योंकि वो क्रिएटेड कॉलम, वो डेक्स यूजिंग कॉलम जो है वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे, ठीक। वो यहाँ से सेव करते हैं और चलते हैं अपने पास, और यहाँ चेक करते हैं कि ये बन गया आपके पास ग्रॉस मैन्युफैक्चर अमाउंट यूजिंग डेक्स, है ना आपके पास। ऐसे आप लोग बना देते हैं। तो दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके, दो कॉलम को ये करके तो आप निकाल सकते हो, तो ये चीज तो आसान है, ये चीजें की जा सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू कि आपने दो कॉलम की मल्टीप्लाई करके, दो कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके या कुछ करके आप लोगों ने क्या किया, एक कॉलम बिल्ड कर दिया, है ना। एक ऐसा भी होता है कि आप लोग, एक ऐसा भी होता है कि आप लोग एक कॉलम, कि आप लोग एक कॉलम के ऊपर एक कॉलम की हैसियत को दूसरा कॉलम बनाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन बेस्ड। जैसे मैंने कहा एक काम कीजिए, ये प्रॉफिट वाला कॉलम है आपके पास, दिस वन, राइट। अब इसमें ये देखिए कुछ प्रॉफिट है और कुछ जगह आपके पास लॉस भी है, माइनस में भी तो है ना। और मैं अपना एक विजुअल बनाना चाहता हूँ जहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि टोटल मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने है मेरे पास, इसे लेता हूँ मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब मैं सेल यहाँ रखूंगा तो टोटल सेल जोड़ के बता देगा कि 118 मिलियन की आपके पास सेल्स है ना। 118 मिलियन नहीं, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई। तो इसके लिए वैसे डेक्स बनाना चाहिए प्रॉपर आपको, है ना। चलो डेक्स ही बनाते हैं, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। जब मेजर रिपोर्ट है तो एक न्यू मेजर बनाया हमने, इसमें आपने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स में दिखाना चाहता हूँ, राइट ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई, इक्वल टू काउंट लगा दिया आपने, और काउंट में कोई भी वेरिएबल आप पास कर दो, यानी कि कोई भी कॉलम ले लो, क्योंकि सब कॉलम में रोज तो बराबर ही होंगी ना भाई, ठीक है ना। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इसको उठा के रखो यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 700। मुझे सिर्फ ये देखना है कि 700 में से कितनी सेल्स प्रॉफिट में रही है और कितनी लॉस में रही है। जो वैल्यू माइनस में होगी वो लॉस में होगी, जो प्लस में होगी वो प्रॉफिट में होगी। तो कितनी सेल्स में प्रॉफिट की रही है और कितनी लॉस में रही है। तो लेजेंड के अंदर मुझे वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसमें केवल वो कॉलम रखना पड़ेगा जिस कॉलम में केवल प्रॉफिट या लॉस लिखा हो। जैसे तो कोई कॉलम है नहीं, तो बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ आ गए हम लोग, और ये मेरे पास कॉलम है आपके पास प्रॉफिट वाला, ये रहा। इस कॉलम में सारी वैल्यू प्लस की ही नहीं है, केवल कुछ वैल्यू माइनस की भी होंगी, और जो वैल्यू माइनस की होंगी, जैसे कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके, तो ये क्या होंगी, लॉस की वैल्यू, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम बनाते हैं। देखिए एक न्यू कॉलम बनाया मैंने, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा कि प्रॉफिट स्टेटस नाम लिया, प्रॉफिट स्टेटस, और इसका नाम लिखा आपने इफ जो प्रॉफिट वाला कॉलम है आपके पास, ये अगर ये वैल्यू बड़ी है आपकी 0 से, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कह देंगे इसको, वरना इसको क्या बोल देंगे आप लोग, लॉस बोल देंगे। दैट्स इट। प्रॉफिट वाला कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से, तो उसे बोल देंगे प्रॉफिट, अदरवाइज क्या बोल देंगे, लॉस। इफ वाला फंक्शन आपको आता होगा। इफ बेसिकली आपके पास क्या है, कंडीशनल बेस्ड फॉर्मूला है, इसके सबसे पहले कंडीशन लगाई जाती है। ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये ट्रू होती है तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से, तो अगर प्रॉफिट वाली वैल्यू जैसे कि ये वैल्यू है, ये 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू मान लीजिए हम लोग -5 ले लेते हैं, तो वो 0 छोटी होगी ना,
जैसे वैल्यू लिया आपने, है ना, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 0, तो क्या होगा आपके पास, लॉस दिखाई देगा। तो ये आपके पास कॉलम, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, ठीक है, जहाँ प्रॉफिट आएगा, और यहाँ देखिए लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे माइनस में होगी। नहीं, तो फिर बाकी जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ क्या दिखाओगे, जैसे एक ये टेबल है, इस टेबल में कितने रोज हैं, 700, तो इसमें नया कॉलम जोड़ोगे तो उसमें कितने वैल्यू होनी चाहिए, 700। लॉस अगर मान लीजिए 600 है, तो बचे में 100 में क्या दिखाना है ये बताओ, हम बना लेते हैं, राइट ना। ये बन जाएगा, मैंने, आप सोचो ना, जैसे बस सर एक काम करो, प्रॉपर्टी की जगह हाइफन लगा देना, माइनस लगा देना, ब्लैंक छोड़ देना, नल लिख देना, कुछ तो कहो। लेकिन अगर टेबल, जब आपने कहा कि पावर बी के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस डेटा सेट पे काम करना है वो टेबल वाली फॉर्मेट में होना चाहिए। टेबल मतलब रोज और कॉलम, अगर इसके अंदर एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो उस कॉलम में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 700, क्योंकि रोज कितनी है इसमें, 700 रोज है, 700 रोज है, 700 कॉलम चाहिए। तो आपने कहा केवल लॉस दिखाना है, तो बाकी में क्या करूँ, बाकी में जीरो दिखाऊं, या हाइफन दिखा दूं, या ब्लैंक छोड़ दूं, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, नहीं आएगा। लेकिन लेकिन रोज से वैल्यू कितनी चाहिए, 700 चाहिए। जैसे आपने कहा एक नया कॉलम बनाएंगे जी, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं हम लोग, इसका नाम है लॉस, लॉस नाम लिख दिया मैंने, इसका लॉस ही दिखाएगा बस ये। मैंने कहा इफ प्रॉफिट वाला जो कॉलम है मेरे पास, जो प्रॉफिट वाला कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी है, लेस देन जीरो है, जीरो से छोटी है, तो वो क्या है, वो लॉस है। बाकी यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया आपने, कुछ लिखा ही नहीं, तो नया कॉलम बना, उसके देखो ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है सब जगह, कुछ आ ही नहीं रहा, बस जहां पे आपका लॉस होगा वहां आपको लॉस दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बना लेंगे आप, लेकिन बची हुई वैल्यू में कुछ तो करना पड़ेगा यार, है ना, आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा वहां पे। कल ये कॉलम तो हमारे काम करने से हटा देते हैं। खैर मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए इसमें क्या दिखाई दे, सिर्फ प्रॉफिट या फिर लॉस, तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आ रहा है केवल। तो अगर मैं इस कॉलम को यूज करूँ, प्रॉफिट स्टेटस नाम के कॉलम को यूज करूँ अपने लेजेंड में, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि टोटल 637 तो है प्रॉफिट 700 में से, और 63 जो है वो कैसी है, लॉस में रही है, बाकी सब प्रॉफिट। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट कितने हैं, 637 है, टोटल नंबर ऑफ जो लॉस है वो है 63 आपके पास। हम्म। अब मान लीजिए आपने कहा ठीक है ये तो हो गया लॉस वाला, अब मुझे एक और ऐसा ही डायग्राम बनाना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिखानी है मुझे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में क्या करना है, इसमें मुझे ऐसा नहीं करना है कि प्रॉफिट कितने लॉस कितने हैं, मुझे 4-5 कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए कि जो माइनस में है वो तो लॉस है, तो लॉस ही दिखाने हैं, लेकिन जीरो से लेके 10,000 रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास बिलो एवरेज प्रॉफिट है, 10,000 से लेकर के 30,000 तक का प्रॉफिट मेरा एवरेज प्रॉफिट है, और 30,000 से ऊपर वाला प्रॉफिट मेरे पास अबव प्रॉफिट, अबव एवरेज, एवरेज है ना, अबव एवरेज प्रॉफिट है। तो वो चार चीजें मुझे यहाँ दिखानी है, तो वैल्यू मल्टीपल हो गई, कंडीशन मल्टीपल हो गई, राइट ना, कि एक प्रॉफिट अगर जीरो से नीचे है तो लॉस, जीरो से 1000 के बीच है तो एवरेज, बिलो एवरेज प्रॉफिट, 10,000 से 30,000 के बीच में तो एवरेज प्रॉफिट, और 30,000 प्लस हो तो एवरेज अबव एवरेज प्रॉफिट, राइट। ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो उसके देखिए कैसे कॉलम बनते हैं, या टेबल व्यू में यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे आपने इसका नाम लिख दिया प्रॉफिट स्टेटस 2, ठीक है, 2 नाम दिया इसमें। आपने इफ लिखा, कंडीशन लगाई कि देखिए जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको पकड़ लो यार आप लोग, और प्रॉफिट वाले कॉलम को देखो, अगर इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, जीरो से छोटी है, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग,
है ना। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी है किससे, 30,000 से, तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, अबव एवरेज, है ना। वरना क्या लिख देंगे आप लोग, बिलो एवरेज ना। बेसिकली कंडीशन मल्टीपल है। जब मल्टीपल कंडीशन होती है तो आप लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ मतलब होता है कि मल्टीपल इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जैसे एक इफ लगा दिया, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, अबव एवरेज प्रिंट होगा। लेकिन अगर कंडीशन फेल है तो क्या होगा, दूसरा इफ पढ़ना चला जाएगा। जो फास्ट वाली जगह पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, तो दूसरा इफ पड़ेगा इसका मतलब। फिर ये दूसरी इफ पे क्या मिला, फिर से प्रॉफिट वाला कॉलम मिल गया भाई। इसको चेक करते हैं हम लोग। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी है किससे, 10,000 से, तो 30,000 से 10,000 के बीच में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है, ये तो एवरेज प्रॉफिट है भाई। सोचो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब 30,000 से ऊपर नहीं है ना प्रॉफिट, तो कहाँ जाएगा, इस इफ पे जाएगा। इस इफ में क्या चेक कर रखा, और 10,000 से ऊपर है तो क्या प्रिंट करना है, और 10,000 से ऊपर है इसका मतलब 30,000 से छोटा हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फेल हुई ना, तभी तो आगे गया। यानी कि 30 से 10 के बीच में आ गया तो क्या प्रिंट होगा, एवरेज प्रॉफिट, और नहीं तो क्या प्रिंट होगा, लॉस ना। यहां से क्या करेंगे हम, फिर से रिपीट कर देंगे, है ना। और फिर चेक करेंगे, अगर मेरे पास जो प्रॉफिट वाला कॉलम है, आपके पास जो प्रॉफिट वाला कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी होती है जीरो से, तो ये क्या होगा, बिलो एवरेज होगा ना। ये तो हमारा प्लान था। और अगर जीरो से भी नीचे हुई तो क्या हो जाएगा फिर वो, देखो आराम से फंक्शन को, Sir, what if the amount एक is कंडीशन लिखिए, कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट कर देना है ना, वरना अगले में चले जाना। कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट करना, वरना अगले में चले जाना। और जितने आप लोगों ने क्या है कि जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे हैं, उतने ब्रैकेट आप क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देख लो, sir? Hello. नहीं आ रहा समझ में, इक्वल टू इफ कंडीशन ट्रू है तो अबव एवरेज, वरना अगला इफ कंडीशन ट्रू है तो बिलो एवरेज, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट, है ना। अदरवाइज अगली कंडीशन ट्रू है तो बिलो एवरेज, है ना। अदरवाइज लास्ट में लॉस दिखाई रखा है। यानी कि अपनी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लॉस तो प्रिंट हो ही हो जाएगा। बस एंटर कर लो आप लोग, हो गया। एग्जैक्ट 10,000 है या 30,000 है तो इक्वल टू का साइन नहीं है ना इसमें। Hello? क्या किसी ने कुछ बोला क्या अभी, हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ शालिनी। सर, व्हाट इफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 और 10,000? तो आपने इक्वल टू वाला एक मिनट रुकना जरा शालिनी, एक मिनट। हाँ पूछो, अभी पूछो। सर, व्हाट इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 और 30,000? उसको कैसे शो करेंगे? समझ नहीं आई यार। कोई ऐसा प्रॉफिट भी तो हो सकता है जो इक्वल टू 30,000 हो, एग्जैक्ट 30,000। तो यहाँ तो लिखा है वो, तो वो तो एवरेज प्रॉफिट में आ जाएगा ना, एवरेज प्रॉफिट में आ जाएगा वो तो। क्योंकि देखो, अगर यहाँ वैल्यू 30,000 से बड़ी है तो यहाँ आएगा, मतलब अगर वैल्यू 30,000 एक रुपए हुई ना, तो वो दिखाएगा एबव एवरेज, 30,000 पे नहीं दिखाएगा, इक्वल टू पे, है ना। लेकिन तो यानी कि 30,000 के बराबर, 30,000 से बड़ी नहीं हुई वैल्यू तो कहाँ होगा, 10,000 से तो बड़ी है, तो वो एवरेज प्रॉफिट में आएगा। यानी कि 30,000 जो है आपके पास वो एवरेज प्रॉफिट में आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि वो इक्वल टू वाली ना एबव, 30,000 भी एबव एवरेज आना चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देना। तो प्रॉफिट अगर 30,000 से बड़ा या 30,000 के बराबर है तो क्या प्रिंट होगा, अबव एवरेज। ठीक, मैं चाह रहा हूँ 30,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट में आए, तो अपन क्या ऐसे इक्वल टू हटा देंगे, ऐसा हुआ। प्रॉफिट अगर बढ़ा है 30,000 से तो अबव एवरेज, ठीक है। अदरवाइज 10,000 से बड़ा है तो एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 10,000 के बराबर हो तो एवरेज नहीं होगा, 10,000 के बराबर इसका मतलब वो कैसा है, बिलो एवरेज है ना। और अगर जीरो के बराबर आया ना तो लॉस में दिखाई देगा आपके पास, जीरो हुआ प्रॉफिट तो लॉस दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि इक्वल टू भी बिलो एवरेज आए तो बिलो एवरेज दिखा दो आप लोग, अब सिर्फ माइनस वाले ही लॉस में आएंगे, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। वेल चलते हैं यहाँ पर, शाले ठीक है। अब प्रॉफिट स्टेटस टू को यहाँ पर ट्रैक करो।
63 लॉस थे पर 58 दिखा रहा है क्योंकि इक्वल टू नहीं रहा ना शायद। मैंने फॉर्मूला इक्वल टू लगा दिया होगा ना। इक्वल टू नहीं लगाते आप लोग यहाँ पे, लॉस आपके पास देखते हैं हम लोग, तो 63 लॉस होते हैं। ठीक है ना, देखो 63 जैसे कि पिछले बार थे, राइट। तो 63 लॉस है बेसिकली आपके पास। और जो बिलो एवरेज है, जो 10,000 से नीचे प्रॉफिट है, वो 305 सेल है आपके पास। 305 सेल ऐसी जो 10,000 से नीचे प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, 186 है जो एवरेज प्रॉफिट दे रही है। 186 सेल्स ऐसी जो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में है। और 146 146 सेल ऐसी जो 30,000 के ऊपर का प्रॉफिट निकाल के दे रही है। ठीक है, ये टोटल आपने बना दिया। तो ये प्रॉफिट स्टेटस आपने दिखा दिया कि ऐसे होंगे। ऑनलाइन बोलो, क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, डन। ऑनलाइन डन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके अंदर एक आपके पास फॉर्मूला स्विच भी होता है। स्विच, एक स्विच भी फॉर्मूला होता है। शालिनी समझ में आ गई ना ये बात? शालिनी, am I audible? ऑनलाइन पीपल, am I audible? ओके, ठीक है, Yes, डन। you are audible. ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक तो इफ हो गया, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं। बट इसमें क्या है, इफ के अंदर इफ को रिपीट करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप लोग क्या ना, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है स्विच। आप स्विच का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? न्यू कॉलम बनाया आप लोगों, तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्विच, SWITCH, स्विच ऐसे करके लगा लेंगे आप लोग। यहाँ आप लिख रहे हैं, इसका नाम है, इस कॉलम का नाम है प्रॉफिट स्टेटस 3। ठीक है ना, और मैंने यहाँ लगा दिया स्विच। स्विच में क्या होता है, हम किस टेबल पे काम करना चाहते हैं, हम जिस टेबल पे काम करना चाहते हैं उसका नाम है फाइनेंशियल। ठीक है ना, तो हमने फाइनेंशियल ले लिया। अब क्या रखेंगे, आप एक कंडीशन रखो, एक आप रिजल्ट रखो, है ना। ये देखिए फाइनेंशियल वाले का हम लोग जो है काम करते हैं कि चलो फाइनेंशियल है आपके पास, ये रख लिया आप लोगों ने। कंडीशन रखो आप लोग कि प्रॉफिट वाला कॉलम होगा आपके पास, है ना। अगर उसकी वैल्यू बड़ी हो 0 से, तो यहाँ आप लोग दिखा देना, 0 से बड़ी हो तो यहाँ दिखा देना आप लोग प्रॉफिट। ठीक है ना, और अगर 0 से छोटी हो तो दिखा देना लॉस। तो लिखने की जरूरत नहीं। तो इफ जैसा नहीं लग रहा बिल्कुल आपके पास? इफ जैसे ही तो है। पहले कंडीशन रखिए, कंडीशन ट्रू है तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ऐसे काम कर जाएगा। ये कुछ एरर है इसके अंदर यार। दो बार नहीं, स्विच वाले फॉर्मूले में ये होता है कि सबसे जैसे स्विच वाला फॉर्मूला शुरू किया तो देखो यहाँ पे लिखा है पहले एक्सप्रेशन, फिर वैल्यू रिजल्ट, वैल्यू रिजल्ट, वैल्यू रिजल्ट, ऐसे आ रहा है। पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन से वाले आप लोग जो है उसको यूज करने वाले हैं, है ना। बट रुक जाओ, लेट मी चेक वन मोर टाइम। एक काम करते हैं, फाइल में से एक वैल्यू लेके ना मुझे कंडीशन लिखनी पड़ रही है, और कंडीशन का रिजल्ट क्या था, ट्रू या फॉल्स आता है ना। तो एक्सप्रेशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आप लोग सिर्फ ट्रू। ये ट्रू लिख के छोड़ दो। ट्रू मतलब का क्या हुआ, आपने आउटपुट बता दिया कि ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब हमारे पास ट्रू आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे बताना शुरू करते हैं कि प्रॉफिट वाला कॉलम है और उसकी वैल्यू बड़ी होती है 0 से, तो ट्रू आया ना, तो ट्रू आने पे क्या प्रिंट कर देना, प्रॉफिट प्रिंट कर देना, अदरवाइज लॉस प्रिंट कर देना। तो अब प्रॉफिट और लॉस हो जाएंगे आपके पास, ये रहा आपके पास, है ना। और चेक करके देख लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए ये वाला हटा दूं, प्रॉफिट स्टेटस 3 लूं मैं, तो क्या सेम बनेगा? हाँ बन गया यार, 63 और 37 दो सही बना ना सेम। सर इस स्विच वाले से तो वही बढ़िया था, इफ वाला। उसमें कम से कम ट्रू तो लगानी पड़ रही थी। डायरेक्ट कंडीशन लगाओ, प्रॉफिट या लॉस लिख दो। इसमें तो ट्रू और लिखना पड़ रहा है सर। इसका बेनिफिट क्या है, जब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन आप लगाना शुरू करोगे तो कैसे होगा, जैसे आपने कंडीशन लगाई प्रॉफिट आएगा, है ना। अब आपको लगानी नई कंडीशन, तो नई कंडीशन आप लोग कैसे लगाएंगे? नई कंडीशन लगाने के लिए आप लोग लिखेंगे कि अगर फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू अगर बड़ी होती है 0 से, तो प्रॉफिट दिखाई देगा। अब मुझे मान लीजिए वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने बनाया था कि अगर बड़ी है 30,000 से, 30,000 से बड़ा हो, तो हम क्या दिखा देंगे उसके अंदर उसको, अबव एवरेज, है ना, अबव एवरेज दिखा देंगे। यही था हमारे पास। ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया, कॉमा। अगर फाइनेंशियल वाला जो प्रॉफिट वाला कॉलम है, ये प्रॉफिट वाला जो कॉलम है, अगर ये बड़ा होता है किससे, 10
1000 से। अगर 10,000 से बड़ा होता है तो हम यहाँ क्या दिखा देंगे, क्या दिखाना है फिर, एवरेज प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट दिखाना है। क्लियर है? ठीक है। अगर जो प्रॉफिट वाला कॉलम जो है हमारे पास वो बड़ा होता है 0 से, वो बड़ा होता है 0 से, तो क्या दिखा देंगे, बिलो एवरेज दिखा देंगे। है ना, वरना वहां पर हम, और एक ही कॉमा, एक ही ब्रैकेट बंद करना क्योंकि एक ही खुला था। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं यार, बार बार इफ को रिपीट करने की जरूरत नहीं, पढ़ ले भाई, है ना। उसमें बार बार इफ रिपीट करना पड़ रहा था ना, इसमें बार बार इफ रिपीट। इसमें क्या है, एक कंडीशन उसका रिजल्ट, दूसरी कंडीशन उसका रिजल्ट, तीसरी कंडीशन उसका रिजल्ट, चौथी कंडीशन रिजल्ट, पांचवी कंडीशन रिजल्ट, 6 रिजल्ट, 7 रिजल्ट, 8 रिजल्ट, और आपको लगे कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो लास्ट में एक आप बाय डिफॉल्ट आंसर भी दिला सकते हो। एंटर किया आपने, बन गया आपके पास, देखिए। ठीक है ना, तो यहां से मैच करके देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है ना। ठीक, ये विजुअल में जाके मेहनत करके देख लीजिए आप लोग, ये बनाया था आप लोगों ने, देखिए प्रॉफिट स्टेटस 3 वाला, और देखिए आपके बिल्कुल परफेक्टली फाइन है ना, बराबर एक जैसा। 63, 63 ये आपके पास था, 305, 305 ये था 186, 186 ये था 156, 146 एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर आप लोग यूज कर रहे हैं प्रॉफिट स्टेटस 2 और इसमें यूज कर रहे हैं प्रॉफिट स्टेटस 3, 3 वाला बनाया हमने स्विच से। ठीक है ना, ऑनलाइन बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेशन के अलावा आपको क्या है, कुछ कंडीशनल बेस काम करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, कॉलम, ऐसे कॉलम बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आता है कि मान लीजिए कोई टेबल बिल्ड, आपको अगर बिल्ड करना हो कोई टेबल बनाना हो तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए टेबल कब बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए जो आपके पास डेटा सेट दिया गया है ना, उस डेटा सेट में कहीं भी कोई भी डेट वाला कॉलम नहीं होना चाहिए, लेकिन डेटा में डेट वाला कॉलम तो जरूर आएगा यार, बिना तारीख के तो हम काम नहीं करते ना। और अगर डेट वाला कॉलम जरूर आता है तो अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, कोई फंक्शन यूज कर रहा है जो कि डेट एंड टाइम से जुड़ा हो, जैसे कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वगैरह, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, अगर वो आपके पास बना हुआ है तो भाई वो फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकते इस डेट वाले फॉर्मूला के साथ। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यार इसकी डेट ना रिपीटेड होती है। देखिए 1 अप्रैल यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी 1 अप्रैल लिखा है, यहाँ भी 1 अप्रैल लिखा है ना, तो एक सेम डेट बार बार रिपीट हो रही है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन केवल उसी कॉलम के साथ काम कर सकते हैं, डेट वाले कॉलम के साथ काम कर सकते हैं जिसके अंदर डेट रिपीट ना होती हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से हमें टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोग डेट वाला टेबल बनाए, और डेट में क्या होना चाहिए, यूनिक डेटा होना चाहिए, यानी कि कोई डेट रिपीट ना हो रही हो। फिर क्या करेंगे, और दोनों टेबल को यार वो कर देंगे मर्ज डेट के बिहाफ पे, उसके अंदर सारी वैल्यू कैसी होंगी, यूनिक, और इसमें कैसी होंगी वैल्यू, रिपीटेड। तो क्या बनेगा, परफेक्ट 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। तो जब भी डेट वाला टेबल यूज करना और डेट वाला डेटा यूज करा, वो कहाँ से कर लेंगे, जो नई टेबल बनाई ना वहां से कर लेंगे, क्योंकि वहां पे डेटा रिपीट नहीं हो रहा होगा। और क्योंकि जब रिलेशनशिप बना हुआ है तो डेटा सेट के साथ कनेक्टिविटी तो है ही, प्रॉब्लम खत्म, राइट। लेकिन वो टेबल बनेगी कैसे, अब वो देखते हैं। तो हाँ जी, समझ में आ गई ये बात क्या, एनी डाउट? दीप्ति, क्लियर है ना यहाँ तक, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब बना के देखते हैं टेबल कैसे बनेगी। अभी क्यों बनाना जरूरी है, क्यों बनाना नहीं है, अभी वो टेंशन मतलब वो अभी आ जाएगा, क्योंकि जब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ूंगा तो ये बात दोबारा समझाऊंगा। पहले सीखते हैं टेबल कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखो टेबल बनाने के लिए आप एक काम करो, डेट वाला कॉलम इसमें ये देखो सबसे छोटी डेट कौन सी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। सबसे छोटी डेट क्या है, 1 अप्रैल 2014, ठीक है ना, 2014 है, 1 अप्रैल 2014, 2014 है ये। और देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है सबसे बड़ी, 1 जून। तो भाई यार असेंडिंग ऑर्डर में 1 अप्रैल 2014 है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहीं पे फिल्टर लगा हुआ है कि कुछ इसके अंदर, कि 2013 भी तो आ रहा है डेटा, तो असेंडिंग ऑर्डर में फिर अप्रैल वाला अरे यार बीच में कहीं है, टेबल शुरू में तो है ही नहीं, बीच में कहीं था ये, यहाँ आ गया 1 सितंबर 2013। ठीक है, 1 सितंबर 2013 ये हो गई फर्स्ट डेट, राइट, 1 सितंबर 2013। और डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगा के देख लेंगे 1 दिसंबर 2014। तो 1 सितंबर 2013 से लेकर के 1 दिसंबर 2014 तक का डेटा है इस टेबल के अंदर, ठीक है ना। अब एक टेबल बना लो आप लोग, देखिए अब क्या करें, यहाँ पर है, अब टेबल टूल में चले जाओ, यहाँ मिल जाएगा आपको ऑप्शन न्यू टेबल। आप मेजर बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि मेजर तो शॉर्टकट दे देगा आपको, मेजर बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, और नया टेबल। तो मैंने क्लिक किया न्यू टेबल पर, ठीक है, और यहाँ से टेबल बिल्ड करना शुरू करते हैं। इस टेबल का नाम होगा डेट, ठीक है ना।
कैसे बनेगा? बस कैलेंडर नाम का फंक्शन है, कैलेंडर को कॉल कर लो। क्या नाम है फंक्शन का? कैलेंडर। कैलेंडर को कॉल कर लो। इसमें देखो क्या लिखा है फंक्शन में, एक स्टार्ट डेट बता दो और एक एंड डेट, बस बन गया। अब यार देखो डेट का ना फॉर्मेट मुझे परफेक्ट नहीं पता कि परफेक्ट क्या है, सिस्टम का अलग है, डेटा जो अलग है उसके अंदर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा मत करो, डेट नाम का फंक्शन कॉल कर लो और इसके अंदर बता दो बस कि ईयर कौन सा, मंथ कौन सा, डे कौन सा, तो हमारा काम आसान हो गया ना। ये स्टार्टिंग डेट क्या है? 2013 सितंबर, मतलब 9 मंथ होता है ना, और डे 1 1 सितंबर 2013 पहली डेट हो गई, स्टार्ट डेट हो गई। एंड डेट देखते हैं, डेट 2014, मंथ था दिसंबर, डेट थी फर्स्ट, ये था ना 1 दिसंबर 2012 2014। ये देखिए आपके पास, क्या ये समझ में आ रही बात? सिंपल है, एंटर करो, देखो बन गया यार कैलेंडर। तो 1 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर ये आ रहा है, ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास 1 दिसंबर 2014 तक का डेटा आ गया सारा का सारा। क्या टाइम, डेट एंड टाइम वाला फंक्शन है, टाइम आ रहा है, टाइम कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे का टाइम है सब में एएम का, तो नहीं डेट वाला आ रहा है। तो आप चाहो तो टाइम वाला फंक्शन हटा भी सकते हो बाद में स्प्रेड स्प्रेड करके, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ चले जाओ हिरारिकल में, खोलो इसे, ओपन करो, देखिए ईयर मंथ क्वार्टर डेट, परफेक्ट। डन है, परफेक्ट है, ऑनलाइन। और अगर कैलेंडर बनाना हो तो कैलेंडर बनाने के लिए टेबल आपको बनवा दी है कि इस तरह के टेबल से आप लोग ये कैलेंडर को बना सकते हो, राइट ना। अब देखो यार, जैसे आपने डेट वाला कैलेंडर बना लिया, आप चाह रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, ये बना लिया, ठीक है चलो, हम चाह रहे हैं कि ऐसा टेबल हो, उस टेबल के अंदर जैसे आपने कहा कि एक काम करो यार कि एक टेबल बनाओ, उस टेबल में डेट हो, साथ में मंथ का नेम अलग से, मंथ का नेम वाला एक कॉलम हो, और मंथ का कोई और डेटा वाला कॉलम हो, मतलब डेटा कॉलम अलग अलग होने चाहिए कि मंथ का नेम है और मंथ का कोई और इन्फॉर्मेशन है अदर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा टेबल बना के दो। तो टेबल एक तो बना हुआ है हमारे पास कैलेंडर वाला, ये रहा कैलेंडर, ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, आप ऐड करना चाह रहे हैं और, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन है ऐड कॉलम, ऐड कॉलम नाम का फंक्शन कॉल कर लो, है ना। तो ऐड कॉलम में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ऐड कॉलम के अंदर यहाँ पे डेट देनी पड़ती है, आपको डेट बतानी पड़ती, मतलब टेबल बतानी पड़ती है। तो टेबल क्या है, टेबल तो बनानी पड़ेगी, इससे तो पहले एक टेबल देनी पड़ती है ताकि आप उस टेबल से क्या निकाल सके, कॉलम को अलग निकाल सके, तो पहले टेबल देनी पड़ेगी ना। तो टेबल अभी तो बनवाई थी मैंने, कैलेंडर को कॉल कर लो, इसके अंदर बता दो डेट कहाँ से कहाँ तक का था हमारा, 2013 सितंबर 1 ये था, और एंड डेट क्या था हमारा, 2014, 12, 1 ये था ना। ये हो गया मेरे पास क्या, टेबल, ये टेबल बन गई आपके पास। अब अभी टेबल दी है, कम से, ये देखिए यार, ऐड कॉलम की तो पहले टेबल दे दो, टेबल दे दी हमने। अब इस टेबल का कम से कम एक कॉलम बनाना जरूरी है, कम से कम एक कॉलम। कॉलम कैसे बनेगा देखिए, कॉमा, पहले नाम बता दो कॉलम का, जैसे इसमें लिखा होगा इस कॉलम का नाम है ईयर, तो मैं यहाँ पे केवल ईयर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये हो गया नाम। ईयर कैसे निकालेंगे, सिंपल, ईयर नाम का फंक्शन कॉल करो, उसमें क्या पास कर दो, डेट पास कर दो, ब्रैकेट में ऐसे डेट लिख देना आप लोग, अगर आप ब्रैकेट में ऐसे डेट लिख रहे हैं ना इस तरीके से, है ना, तो ये जो डेट है बेसिकली कौन सी डेट है, ये वो डेट है जो कैलेंडर से आ रही है, ठीक है। इसको रन करा लो और ये देखिए आपके पास ईयर वाला कॉलम आ गया, है ना। तो कैलेंडर आ रहा है प्लस कॉलम आ गया डेट कॉलम, ईयर वाला, ठीक है। और ऐड करना है, कॉमा दिया, आगे चले जाएंगे आप लोग, कॉमा लगाया हम लोगों ने और आगे चलते हैं कि अगले कॉलम का नाम होगा मेरा मंथ, ठीक है, और आप मंथ देना चाह रहे हैं यहाँ पे,
तो आप लिख दीजिए मंथ, के मंथ निकाल के देगा, तो बस वही ब्रैकेट में डेट भेज दो। ये डेट कौन सी है? ये डेट वही है, मैंने भी आपको बताया, ये डेट वही है जो आपने कैलेंडर वाली है ना। तो देखिए कैलेंडर की डेट का मंथ यहाँ पे आ गया, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ आ रहा है। आगे निकल के यार देखो, आराम से इजी। सर मुझे सर एक बार सर एवरेज का सर जो आपने प्रॉफिट स्टेटस 2 था सर, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए सर फिर से। इफ वाला फॉर्मूला, इफ वाला। हाँ जी सर। सर जो आपने वो नहीं लगाया था एवरेज में सर, जो आपने कंडीशनिंग लगाई थी सर, वो वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देखते हैं सिमरन, पहले एक बार इसे पूरा कर ले फिर देखते हैं ना, अभी देखते हैं। तो मंथ निकाल लिया, मंथ आ गया आपके पास है ना। अब मान लीजिए आप चाह रहे हैं मंथ के, मुझे चाहिए मंथ का नेम चाहिए, मुझे मंथ का नेम। तो मंथ के नाम कैसे लेंगे आप लोग? यहाँ आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा यार, कि फॉर्मेट ले लिया आपने, इसमें बोला कि डेट वाला कॉलम है, इस डेट को जो है आप लोग क्या दिखा दो, एम मंथ में दिखा देना। ऐसे लिख के आपने एंटर कर लिया, एंटर कर लो 11 मंथ का नेम, तो सर ये तो 1 2 3 में ही आ रहा है ना। आप इसको डबल एम भी कर सकते हैं ऐसे, इससे क्या होगा, ये 2 डिजिट में दिखाई देगा मंथ का नेम आपको। ठीक है, आपको जो मंथ का नेम है वो 2 डिजिट में दिखाई देगा आपको। जिस एंटर किया तो देखिए आपके 2 डिजिट में आ रहा है। ट्रिपल एम कर देंगे तो आपको नेम में आने लगेगा, है ना, नेम आने लगेगा। ये आ रहा है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, है ना। और अगर 4M कर देंगे तो ये जो शॉर्ट में आ रहा है ना, ये आपके पास क्या है, बड़े में आने लगेगा आपको। जब शॉर्ट में आ रहा था, अभी ये बड़े में आने लगेगा पूरा, है ना, जैन फेब मार्च करके। एक बड़े कॉल है यार। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, मुकेश जी बात कर रहे हैं, बताइए। चलो नहीं, एक ही लाइन में लिख दो पूरा फॉर्मूला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पूरा फॉर्मूला एक ही लाइन में लिख दो। मैं अलग अलग लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी दिखाई दे, है ना, आपको क्लैरिटी दिखाई दे, बस क्लैरिटी के पर्पज से मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। बाकी आप एक ही लाइन में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, वो काम करेगा, है ना। ये क्लैरिटी दिखाई दे रही है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि अच्छा ऐसे करके काम करते हैं ना, कि पहले आपने क्या करा, कैलेंडर ले लिया, पूरा टेबल ले लिया आपने, उसके बाद कॉलम का नाम, कॉलम की वैल्यू, कॉलम का नाम, कॉलम की वैल्यू, कॉलम का नाम, कॉलम की वैल्यू। इस तरह आपको थोड़ा क्लियरिटी दिखाई दे। बाकी अगर पूरा फॉर्मूला आप एक ही लाइन में लिख देंगे तो भी वो अच्छे से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, मंथ नेम आ गया जैसे, ऐसे आप यहाँ पे डे बोल सकते हैं, कि डे निकालना है तो डे निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ डे लिख दो, और डे के अंदर क्या कर दो, डेट वाला कॉलम पास कर दो आप लोग। तो इससे क्या होगा, आपके पास डेट आ जाएगी, देखिए आ रहा है ना 1 2 3 4। ठीक, वही आप डे के नाम चाहते हैं तो आप डे के नेम लिख देंगे, डे नेम। डे नेम लिखने के बाद वही सेम चीज रिपीट कर देंगे आप लोग, क्या पे लगा दिया, फॉर्मेट। अरे यार, डे नेम, ठीक है, और ये आपने बोल दिया कि फॉर्मेट लगा देंगे, ये रख के फॉर्मेट। ठीक, फॉर्मेट में वही डेट वाली वैल्यू ले ली आपने, और इसको बोल दिया कैसे लिखाना है। आपने सिंगल डी लिखा तो आपको पता है सिंगल डी में सिर्फ सिंगल वैल्यू हो जाएगी, ऐसे है ना। डबल डी लिख देंगे तो यही 2 वैल्यू में दिखाई देगा, राइट। ट्रिपल डी लिख देंगे तो शॉर्ट में नेम आने लगेंगे, है ना। और 4D लिख देंगे तो पूरे पूरे नाम आने लगेंगे। ठीक, ऐसे आप लोग जो है वो यहाँ पे क्वार्टर भी दिखा सकते हैं, ये अपने क्वार्टर बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो क्वार्टर भी आप फॉर्मेट के थ्रू दिखा सकते हैं कि फॉर्मेट
कि डेट पास कर दो तो डेट में क्या दिखा दे, डेट में क्वार्टर दिखा दे, बस क्यों लिख दिया आपने इस तरीके से, ठीक है। एंटर कर दो, क्वार्टर आने लगा, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, है ना। ये कैलेंडर वाइज चलता है, ये फाइनेंशियल वाइज नहीं है, ठीक है ना। मतलब जनवरी से लेके मार्च तक का पहला क्वार्टर होगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अप्रैल से लेके वो चलता है ना फाइनेंशियल वाला, तो फाइनेंशियल कैलेंडर नहीं है ये, वो कैलेंडर जनरल कैलेंडर वाला क्वार्टर है। आप चाह रहे हैं ऐसे नहीं, Q3 Q1 ऐसे, Q3 Q1 Q2 ऐसे लिखा आना चाहिए, 1 2 3 नहीं। तो आपने क्या करा, Q शुरू में यहाँ जोड़ दो ना, यहाँ बोल दो भाई Q और दिखा देना साथ में, है ना। बस दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना हो तो बीच में क्या लगाते हैं, एंड, ये मैंने आपको सिखाया, एंड लगा दिया आपने, दोनों आ जाएगा। तो देखिए Q3 Q4 Q1 Q2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएंगे, ये तरीका होगा, ठीक है। ये पूरा कैलेंडर टेबल आपने बना लिया, ये तरीका होगा आपके पास बनाने का, ठीक है। अब मान लीजिए कि तो 2-4 मिनट है ना आप लोगों के पास अभी तो, है ना, आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों ने देखिए कैलेंडर फिक्स लिखा, तो ये आपसे कहाँ तक है, 1 दिसंबर 2014 तक का डेटा है ना। मान लीजिए आपके डेटा सेट में 2 दिसंबर का डेटा भी आ गया, फिर 3 का भी आ गया, फिर 4 का भी आ गया, फिर 5 का भी आ गया, तो अब क्या आप डेट बढ़ाने के लिए आते रहेंगे यार यहाँ बार बार, ये कॉलम पूरा टेबल डायनेमिक होना चाहिए ना। अगर वहां डेटा बढ़ जाए तो ये भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको ऐसे डेट ना लिख के आप लोग, मैं इसको कॉपी करके शायद पेस्ट तो कर दिया ना, हाँ, इसको आप लोग ऐसे ना करके क्या करेंगे, यहाँ डेट ऐसे देंगे कि फर्स्ट डेट देनी है आपको कैलेंडर में ना, तो फर्स्ट डेट कैसे देंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेट वाला कॉलम, कौन से वाले का, फाइनेंशियल वाले का, मिनिमम डेट ले लिया आपने। ऐसे जहां यहाँ मिनिमम ले लिए तो यहाँ के ले लेंगे आप लोग मैक्सिमम, है ना, कि मैक्सिमम डेट ऑफ डेट वाला कॉलम फ्रॉम फाइनेंशियल टेबल। जरा देखते हैं क्या बदलाव आता है इसके अंदर हम लोग। फाइनेंशियल डेट वाले कॉलम में क्या हुआ, फाइनेंशियल से, अच्छा ऐसा हो रहा है ना, ठीक है ना, ये आ गया देखिए आपके पास। अब देख लीजिए आप लोग इसके अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये टेबल जो बन रही है कहाँ से बन रही है, 1 जुलाई 2014 से दिखा रहा, मिनिमम ये था फाइनेंशियल का डेट वाला कॉलम, और ये था मैक्सिमम, थोड़ा कितने दिखा रहा, 457 ही है वैल्यूज तो। अच्छा 30 वाला डेटा नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो 30 वाला टेबल कहाँ से कहा था, 30 वाला टेबल बन रहा है, तो मुझे क्लिक हो गया वो कहीं ना कहीं संडे डिसाइडिंग बनाने के चक्कर में, है ना। रनिंग में लगाओ पर देखिए 1 सितंबर 2013 से लेकर के कहाँ तक बना ये, 1 दिसंबर 2014 तक, परफेक्ट बना ना, जैसा बनना चाहिए था। लेकिन अब कैसे होगा, डायनेमिक हो गया। अगर अगली डेट का डेटा आ जाएगा तो मैक्सिमम डेट बढ़ गई ना, वहां दोबारा नया डेटा आ जाएगा तो मैक्सिमम डेट ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। तो ये तो फॉर्मल लग रहा है ना, डेट फिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये पूरा कैलेंडर कैसा बन गया, ये पूरा कैलेंडर डायनेमिक हो गया, है ना। तो ये डायनेमिक टेबल हो गई, पहले कैसी थी स्टैटिक, ये कैसी है, डायनेमिक टेबल, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ आया। Yes, sir. ऐसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये तरीका होगा, ठीक है। कॉलम, मेजर और टेबल। चलो ठीक है, अब कल देखते हैं, कल देखते हैं, बाकी अब कल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो ऑनलाइन, थैंक यू, कल कनेक्ट करते हैं अब, ठीक है। एंड कहाँ गया सिमरन, कहाँ है सिमरन, कल एक बार रिपीट Yes, करा दूंगा sir. फिर से इफ वाला फॉर्मूला, ठीक है। Okay, sir. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके बाय।